So students, welcome to AIP Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 2 principles of management. लास्ट क्लास की वीडियो हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और कुछ टॉपिक्स कवर भी कर लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस। आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो साइंटिस्ट हैं हमारे कौन पहले हैं और दूसरे हैं हमारे कौन एफ डी टेलर। ठीक है, ये दो साइंटिफिक हैं बट इन सब से पहले हमें पढ़ने की जरूरत है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज साइंटिफिक मैनेजमेंट आर दोज मैनेजमेंट व्हिच अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड अचीविंग अ गोल ऑन द वर्क। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का वर्क ये होता है कि आप अपने काम को करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करें, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करें जिस तरीके से हम क्या कर सकें, अपने काम में इफिशियंसी इंक्रीज कर सकें और अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकें। तो उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है जिसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। अब बात करते हैं किसकी, हेनरी फ्योल की। देखिए हेनरी फ्योल और एफडी टेलर इनके अपने अपने प्रिंसिपल्स और अपनी अपनी टेक्निक्स है। तो हेनरी फ्योल ने जो मैनेजमेंट की है वो मैनेजमेंट किसकी की है, मैनेजमेंट की है पीपल्स, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, और इन्होंने जो की है मैनेजमेंट वो की है वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये दो चीजें आती हैं इन दोनों के प्रिंसिपल्स में और टेक्निक्स में कि जो मैनेजमेंट करनी चाहिए वो दो तरीकों से हो, पहली पीपल्स की, दूसरी वर्क। इन दोनों ने अपने अपने थॉट्स रखे हैं, अपनी अपनी बातें रखी है जिनसे मैनेजमेंट कर सकते। सो सबसे पहले हम देखते हैं एफडी टेलर के मैनेजमेंट को। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अपने एफडी टेलर के प्रिंसिपल्स को। तो इनके प्रिंसिपल में सबसे पहले जो आता है वो आता है साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो इसके अंदर ये आते हैं हमारे कि साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि अगर किसी कंपनी के अंदर किसी भी पर्सन को अगर असाइन किया जा रहा है कि आप हमारे मैनेजमेंट से संबंधित या फिर किसी भी काम के लिए आपको असाइन किया जा रहा है तो उसे साइंटिफिक तरीके से यूज मतलब असाइन किया जाए, ना कि एक रूल ऑफ थंब के तरीके से। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक तरीके यानी कि उसकी एजुकेशन कितनी है, उसकी रिसर्च कितनी है, उसकी ट्रेनिंग कितनी है। और रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके पास यूटिलाइजेशन कितनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें आती हैं जो कि क्या करते हैं इनके प्रिंसिपल में आता है कि साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। अगर आप किसी पर्सन को या फिर किसी भी चीज में वर्क कर रहे हैं तो साइंटिफिक तरीके से करें, नॉट अ रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो ये आती है इसकी डेफिनेशन मैं लिखवाना चाहूँ तो लिख देता हूँ। साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल each job performed an organization, each job performed an organization as a scientific performance, as a scientific performance, है ना, scientific inquiry and scientific inquiry, not to a institution, experience, experience, and not to hit by trial, not to not by hit by hit and trial method। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आती है इसकी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल each job performed by organization as a scientific performance in scientific inquiry, not to institution and experience and not by date and trial method। तो ये सब चीजें कुछ आती है हमारी जिसको मतलब से मतलब क्या बनता है, साइंटिफिक इज नॉट रूल ऑफ थंब। तो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है हार्मोनी आर नॉट डिस्टर्ब।
और इसको है ना, और अगर ये हार्मोनी, तो इसका मतलब क्या है, हार्मोनी इज नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन से अंदर अगर वर्क कर रहे हैं तो हमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन की पर्सन की अहमियत को जानना होगा कि हमें उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने काम में अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसीलिए क्या बताया गया है साइंस के प्रिंसिपल में, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नहीं टूटनी चाहिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या आएगा, देखिए इसकी डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आर रिक्वायर्ड, क्योंकि इसके अंदर जो आवाजाही होती है हमारी मेंटल रेवोल्यूशन की बेस पर होती है, और क्या चीजें हैं, ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ वर्क वर्क एंड according to this principle it those who work together must work in harmony with mutual needs and take relationship and understanding। यानी कि जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट बनाएंगे अपना काम, और एक साथ मिलकर अपनी अपनी रिलेशनशिप को, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, एक मैनेजमेंट को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या आता है, हार्मनी इज नॉट डिस्टॉर्ड, इसके अंदर हमारी मेंटल रेवोल्यूशन मिलती है ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। तो हार्मनी नॉट डिस्टॉर्ड आया होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। कोऑपरेशन इज नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए कॉपरेशन यानी कि जितने पर्सन है हमारे बिजनेस के अंदर, तो उसमें हम सब के बीच में कॉपरेशन होनी चाहिए और कॉपरेट कर सके हम एक दूसरे को। बड़ी कॉपरेशन जो होती है वो एक अलग एक पर्सन में नहीं होती। अगर हम मैनेजमेंट का वर्क कर रहे हैं या किसी भी काम को कंप्लीट करने का वर्क कर रहे हैं, उसमें कई सारे पर्सन होते हैं, कई सारे ग्रुप होता है। अब उन ग्रुप में हमारी कॉपरेशन होनी चाहिए, हम कॉपरेट कर सके एक दूसरे के साथ, तभी हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास कि ईच एंड एवरी पर्सन आर ग्रो, है ना। तो ये सब पॉइंट आता है हमारे, कौन सा आता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। इसका मतलब ये है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन का मतलब ये समझते हैं स्टूडेंट कि हर एक पर्सन का विकास करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, बेटा तो नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी पर्सन को असाइन कर रहे हैं तो क्या कर सकें कि उसको एक अच्छी तरीके से रिलेशन बनाए और उसको एक एफिशिएंसी के तौर पर अपने काम पर रखें। प्रॉपर मैनेजमेंट मस्ट बी डन फ्रॉम ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, और ये काम तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम ट्रेनिंग दें, एजुकेशन करें और रिसर्च पर काम करें। जब इसके अंदर इन्वॉल्व होगी तब हम क्या कर सकते हैं, अपनी मैनेजमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल से हमारे, और एक प्रिंसिपल लिख भी देता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ रीच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। सो आई होप आपके प्रिंसिपल्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल के अंदर या किसी भी डेफिनेशन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन दूंगा। अदरवाइज या फिर मैं उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको दे दूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मूव करते हैं एवरी टेलर की टेक्निक्स के ऊपर, यानी कि जिन्होंने मैनेजमेंट से संबंधित वर्क दिया है इसके ऊपर, वर्क ऑफ मैनेजमेंट इनका ये रोल था ना। एवरी टेलर की मैनेजमेंट के ऊपर वर्क किया उन्होंने, और जो हमारे हेनरी फ्लोरेल है उन्होंने वर्कर्स के ऊपर। तो इनकी जो टेक्निक्स है काम करने की वो क्या है, सबसे पहले इन्होंने बताया क्या है कि हमारे काम में फंक्शनल फॉर्मेटशिप होनी चाहिए, फंक्शनल फॉर्मेटशिप, यानी कि काम को दो चीजों में डिवाइड करना चाहिए, प्लानिंग और दूसरा प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन। ऑफिसर लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मतलब प्लानिंग ऑफिसर के अंदर क्या आ सकते हैं, सीईओ आ सकते हैं, डायरेक्टर्स आ सकते हैं, सीएफओ आ सकते हैं, और इसमें आ सकते हैं हमारे वर्कर्स, वर्कर्स तो नहीं आएंगे इसमें, आएंगे फोरमैन, सुपरवाइजर और कुछ नीचे लेवल के डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये दो चीजों में हमें डिवाइड करना चाहिए काम को, पहला प्लानिंग ऑफिसर जो प्लानिंग कर रहे हैं और दूसरा प्रोडक्शन ऑफिसर, और ये दोनों ही किस पे डिपेंड रहते हैं, ये दोनों डिपेंड रहते हैं हमारे वर्कर्स को, क्या वो इनडायरेक्टली कैसे भी काम पहुंचे। प्लानिंग ऑफिसर प्रोडक्शन ऑफिसर को कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफिसर वर्कर्स को काम कहते हैं। तो ये मैंने बताया कि फंक्शनल फॉर्मेटशिप होनी चाहिए।
फंक्शंस के बेस पर क्या होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि प्लानिंग ऑफिसर से अलग है, प्लानिंग डिपार्टमेंट कह लीजिए, डिपार्टमेंट या फिर दो चीजें बताई गई फंक्शनल फॉर्मेटशिप के अंदर। और दूसरा जो आता है हमारे पास पॉइंट, वो क्या आता है, और दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मीन क्या होता है, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का मीन ये होता है कि पहले हम अपनी सभी चीजों को अपने सामने रखें, लाइक प्रोसेसर, मशीनरी और जितनी भी चीजें होती है हमारी, जिससे बिजनेस रन करेगा हमारा आगे, उन सभी चीजों को हम एक क्लासिफाई करेंगे कि इस तरीके से काम होगा। लाइक the techniques under of the work business are all activities like time, processor, producer, machinery, workers and condition, workers की condition, ये सब चीजें स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। और देखिए इनके यूज के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज बना रहे हैं प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं कपड़े की, तो कपड़ों को साइज भी दिया जाता है ना, तो उस साइज के बेस पर अपने कंज्यूमर के बेस पर भी उनका प्रेफरेंस टेस्ट किया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रहा है उसके बेस पर हम क्या कर सकें, अपने प्रोडक्शन की सिंप्लीफिकेशन कर सकें। तो ये दो चीजें आती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास मेथड स्टडी। देखिए मेथड स्टडी का मतलब ये रहता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसको एक राइट वे के अंदर पे नहीं कर रहे हैं, अगर एक अच्छी तरीके से करेंगे, अच्छी दिशा में अपने काम को लेके जाएंगे, तभी हम क्या कर सकेंगे, एक अच्छी अचीवमेंट अच्छी कर सकेंगे। तो इसीलिए मेथड स्टडी की बताइए कि हम अपने काम को एक अच्छे वे में लेके जाए। फिर दूसरा आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब ये है कि अगर किसी भी काम को करने में कोई ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, और कम टाइम कंज्यूम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो और वो जो बचा हुआ टाइम उसको कहीं और लगा सकते हैं। तो उसके अंदर टाइम के ऊपर स्टडी होती है कि अगर किसी काम के अंदर ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है, और कम लग रहा है तो उस टाइम को कहाँ पे कंज्यूम किया है। टाइम स्टडी होती है और इसके अंदर होती है हमारे पास हमारी फ्लैट स्टडी। इसका मतलब ये रहता है कि जितने भी काम के बीच में हमारे इंटरवल्स आते हैं, ब्रेक्स आते हैं, तो उसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मकान बनवा रहे हैं तो उसमें जो मजदूर लगते हैं वो बीच में लंच में ब्रेक जरूर लेते हैं, तो वो ब्रेक आते कितने टाइम का हो रहा है, और वो ब्रेक कहीं अपने टाइम से ज्यादा टाइम तो नहीं दे रहे जिससे हमारे काम पे रुकावट या फिर देरी आए, तो वो इस टाइम पे ध्यान रखते हैं या फिर उस पर कंट्रोल किया जाता है फैटिग स्टडी में, कि जो इंटरवल का टाइम है वो कितना लेना चाहिए हर एक वर्कर को, जिससे वो अपने काम में और इम्प्रूवमेंट दिखा सके। फैटिग स्टडी में इतना आता है। और आता है हमारा इसके अंदर लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ वाला, डिफरेंस पीस ऑफ वेरियस सिस्टम। डिफरेंस पीस ऑफ वेरियस सिस्टम। ठीक है, स्टूडेंट थोड़ी राइटिंग हो जाती है क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना होता है मुझे। डिफरेंस ऑफ पीस वेरियस सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जब हमारा स्टूडेंट फाइंड वर्क हो जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं। अगर हमारा रिजल्ट अच्छा है तो वेल एंड गुड, हम अपने वर्कर्स को एक तरह से बधाई देते हैं, उनके काम की प्रशंसा करते हैं, एक तरह से अवार्ड टाइप का कर देते हैं, है ना, हर एक को वर्कर्स को जिसने काम किया होता है। तो अगर अगर हमारा काम अच्छी तरीके से नहीं हुआ है तो हम अपने आप के अंदर देखते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट की कहाँ जरूरत है, हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, फिर कहाँ पे हमने कोई गलती करी है। तो सबसे लास्ट में क्या करते हैं, हम रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, अगर अच्छा किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो देखा जाए कहाँ गलती है। सो आई होप आपके एवरी टीलर की सारे टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कहीं किसी भी टॉपिक में डाउट है, किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी पॉइंट में, इनमें पॉइंट्स में अगर किसी को भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताएं, मैं आपको क्लियर करके दूंगा 100%।